नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और इस सप्ताह आपके लिए डॉक्टर साहब जो हम साप्ताहिक शो लेकर आते हैं हेल्थ पर, आप सबके रिक्वेस्ट पर। तो इस वीक में हमने लेकर आया है बैक पेन, कमर दर्द, जिसकी शिकायत आपको हर वक्त रहती है कि सर कमर दर्द पर भी कुछ टॉपिक हो जाए या फिर मुझे जानकारी दीजिए। तो डॉक्टर रवि गोडसे सर हैं हमारे साथ। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि सर बैक पेन पर भी एक बार करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप लोगों के आ जाते हैं, कमेंट बॉक्स में भी भरे रहते हैं और हम कोशिश करते हैं एक एक टॉपिक आपके लिए लेकर आए। तो इस वीक में हम बैक पेन पर बात करेंगे कि ये आखिर क्यों होता है, कैसे होता है, क्या वजह है। सबसे पहले डॉक्टर रवि सर, आपका न्यूज तक में बहुत बहुत स्वागत है। सर हेलो। शुरू इसी से करते हैं सर कि बैक पेन की शिकायतें आ रही थी। आजकल देखा जा रहा है कि ये यूथ में भी उतना ही ज्यादा है जितना कि एडल्ट जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं या फिर मिडिल एज वाले हैं, उनमें भी बैक पेन की समस्या ज्यादा है। तो सर ऐसा हो क्यों रहा है? ये कुछ नया नहीं है, पहले से होता था। और आज जी। आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने ये नहीं पूछा कि ये बैक पेन क्या है। बैक पेन क्या है मतलब बैक में पेन है, तो नहीं, ये बहुत कॉमन है। कहते हैं कि 100 लोगों को देख लिया जाए तो 85 लोगों को मतलब 85 लोगों को लाइफ में एक ना एक बार तो कभी बैक पेन हो जाता है, और वो बहुत ही कॉमन है। तो अगर ये, और ऐसा कुछ नया नहीं है कि भाई अभी आने लगा, पहले से नहीं था, ये पहले से ही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। जब ओमिक्रॉन आया था कोविड जी। का, उस समय पे ओमिक्रॉन थोड़ा बदलने के बाद बहुत सारे लोगों को पहले बैक पेन होता था और बाद में बुखार आता था, तो कुछ वायरस के साथ उस समय पे बढ़ा था। लेकिन अभी ऐसी कुछ चीज दिखाई नहीं देती। ये बैक पेन वैसा, मतलब वो कहते हैं अगर 100 में लोगों को हो गया तो एक को थोड़ा गंभीर हो सकता है। कि ऐसा नहीं है कि बैक पेन है तो कि आप कुछ मामूली है, अपने आप चला जाएगा। तो ज्यादातर बैक पेन अपने आप चला जाता है। कुछ बैक पेन होता है वो सीरियस वजह से हो सकता है। मतलब कल्पना करो ना, अगर आपको बैक में कुछ जकड़न है, कुछ मसल स्पाज्म आ गया तो भी आपको दर्द है। अगर आपको फ्रैक्चर हो गया तो भी दर्द है। कोई कैंसर हो गया है और वो हड्डी में चला गया है, रीढ़ की हड्डी में चला गया है, तो भी दर्द हो सकता है। तो ये सब चीजें अलग अलग है। तो ज्यादातर जो लोग बैक पेन से परेशान है, और क्या होता है ना, कहते हैं कि हर चीज की कोई ना कोई पहली बार तो होती है। लेकिन बैक पेन में हमारे ध्यान में ऐसा है कि कोई भी अगर बुजुर्ग हो, मतलब नौजवान नहीं, लेकिन कोई भी अगर मिडिल एज का आदमी हो, तो उसको कभी ना कभी पहले ऐसा हुआ होता है। तो उसको पता होता है कि मुझे बैक पेन हुआ था और जल्दी से चला गया। तो टिपिकली हम लोग कहते हैं कि अगर 4 हफ्तों में ये ठीक हो गया तो उसको एक्यूट कहते हैं। 3 हफ्ते तक, 3 महीने तक रहा तो इसको सब एक्यूट कहते हैं। ये शो में आज काफी ज्यादा सारे इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल होगा। और 3 महीने से ज्यादा रहा तो क्रॉनिक होता है। तो मतलब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रेड फ्लैग क्या है, मतलब डॉक्टर के पास कब दौड़ना चाहिए, कि तो डॉक्टर के पास दौड़ना चाहिए कि अगर बैक पेन ऐसा हो आपको कि पहले कभी इतना हुआ नहीं था, बर्दाश्त से बाहर बहुत, कहा जाए। हाँ, हद से बाहर है, वो आपको नींद से उठा रहा है, या तो फिर आपको पेशाब करने में तकलीफ हो रही है, या मल विसर्जन के बाद हम उस जगह को धोते हैं ना, उस जगह पर आपको कोई संवेदना नहीं है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आपका हाथ या टिश्यू उधर है, तो जिसको सैडल एनेस्थीसिया, उधर की उसका संवेदना चली गई है उधर से। या अगर पैरों में बहुत वीकनेस आया है, टाइप का आ रहा है। हाँ हाँ, अगर पैरों में वीकनेस आ रहा है तो अलग बात है। और उसके साथ मतलब ऐसा नहीं है कि कभी कभी वायरल इलनेस में बुखार के साथ भी थोड़ा पेट में दर्द हो सकता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को कैंसर की बीमारी है और उसके कुछ बहुत ही उसको अलग सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये रेड फ्लैग्स है। लेकिन ज्यादातर ये बैक पेन जो होता है वो अपने आप ठीक होता है काफी सारे लोगों में। और उसकी कुछ सिंपल वजह भी हो सकती है, शायद आपने नए जूते खरीद ले हो, या आपके पुराने जूते बहुत पुराने हो गए हो। तो अगर आपके पुराने जूते बहुत पुराने हो गए
और उनमें थोड़ा ये कम हो गया है, उनकी हाइट अगर थोड़ी कम हो गई है तो उसके वजह से थोड़ा इम्बैलेंस हो सकता है। कभी कभी क्या होता है ना कि लोग कहते हैं कि मेरा वजन अचानक कमती हो गया, और वजन अचानक कमती हो गया तो क्या डरने की बात है, क्या कोई सीरियस बीमारी हो सकती है? हाँ, मतलब अगर आपका वजन अचानक कमती हो गया और बैक पेन हो रहा है तो हो सकता है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी लोगों को वो वजन खुद घटाना चाहते हैं, और वजन घटाने के बाद कभी कभी कुछ लोगों को थोड़ी देर के लिए बैक पेन होता है। और उसकी वजह है, अभी आप कल्पना करो कि आप एक रूम के बीचों बीच खड़े हो और आपने आगे झुकने का कोशिश किया, तो आप आराम से झुक सकते हो। लेकिन अगर आप खड़े हो, आपकी पीठ वॉल को, दीवार को आपकी पीठ है, और आप आगे झुकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप झुक नहीं सकोगे ना, आप गिर जाओगे। क्योंकि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपके बॉडी के थोड़े आगे गिरता है, वो ब्रेन को पता होता है। तो थोड़ा वेट लॉस होने के बाद क्या होता है ना, सडनली आपका एक 5-10 किलो वजन कम हो गया, तो आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा शिफ्ट होता है, और आपका ब्रेन, दिमाग एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो गया, और उसको लग रहा है कि आप गिर रहे हो, तो आपको बचाने के लिए वो आपको पकड़ के रखेगा। तो कभी कभी उस तरह पीठ में दर्द हो सकता है। कभी कभी लोअर बैक पेन के साथ हिप में भी दर्द हो सकता है, नी में भी दर्द सकता है। कभी कभी क्या होता है ना, आपके नी में दर्द है, घुटनों में दर्द है, और बॉडी बहुत सोच के बनाई है, तो नी को आराम देने के लिए बॉडी आपको बताए बगैर अनकॉन्शियसली नी के ऊपर का, जो घुटनों के ऊपर का जो भार है वो निकाल देती है, और वो भार दूसरे मसल्स पे डाल देती है। तो उसके वजह से आपके पीठ को और ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। तो कभी कभी नी और हिप आर्थराइटिस हुआ तो उसका पेन करने के लिए बॉडी बैक पे ज्यादा जोर डालती है, तो बैक में पेन हो सकता है। लेकिन ज्यादातर लोगों में ना ये अपने आप ठीक हो जाता है, और उसके लिए ना कोई ब्लड टेस्ट करने की जरूरत है, ना कोई एक्सरे करने की जरूरत है कि अगर ये अपने आप ठीक हो गया, ऐसा पहले आपको हुआ था। ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, अब लोग अपने खुद के डॉक्टर के साथ भी बात कर लें। लेकिन ज्यादातर लोगों में हम कहते हैं कि 100 में से 90 या 95 लोगों को कोई ब्लड टेस्ट या कोई एक्सरे की जरूरत नहीं होगी। हाँ सर, एक चीज़ है, मैं ऐसे एग्जांपल से बताता हूँ। हमारे एक कलीग हैं, उन्होंने बताया कि उनके जो बैक में प्रॉब्लम है वो काफ़ी लंबे समय से, लगभग 2-3 साल हो गया है। जब अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था उससे पहले उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। जो बैक पेन होता है उनको अचानक से होता है, कभी वो ठीक रहते हैं, चलते चलते उन्हें दर्द हो जाता है, कभी लड़खड़ा जाते हैं, और हिप में भी प्रॉब्लम होता है, और कभी इतने असहनीय दर्द होता है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और बेड पर अगर सोना चाहें, सोने के वक्त में भी दर्द होने लगता है हिप में। तो ये सारी समस्या किस वजह से हो सकती है सर? ये तो मतलब बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। देखो क्या होता है ना, अगर ये 3 महीने के ऊपर है तो हम उसको क्रॉनिक बैक पेन बोलते हैं। तो अभी क्या ये सीरियस हो सकता है? देखो, अगर सीरियस बीमारी है बाबा, कैंसर है, फ्रैक्चर है, तो ऐसा मतलब हो सकता है, लेकिन ऐसा 3 साल के लिए तो नहीं चलेगा ना, और बीच बीच में इंटरमिटेंटली नहीं चलेगा। अगर इतना कुछ खराब है, ऐसे पेशेंट में हम लोग इमेजिंग करते हैं, मतलब बैक के और उसके ऊपर ना जो बैक एक्सरेज है उसके ऊपर एक मेरी सोच है, वो थोड़ी विवादास्पद है, और वो शायद इस पेशेंट्स के काम आएगी। हमारा यूएस में गाइडलाइंस क्या है कि पहले एक्सरे करो, एमआरआई मत करो, पहले एक्सरे करो। वो शायद कभी कभी इंश्योरेंस, यहाँ सब इंश्योरेंस होता है ना, तो इंश्योरेंस अप्रूवल नहीं देता एमआरआई करने को, एक्सरे करने के पहले। तो मेरा मानना है कि डॉक्टर के साथ बात करो। ज्यादातर आपको बैक का इमेजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादातर लोगों को, लेकिन अगर आप इमेजिंग कर रहे हो तो ये मेरा खुद का मानना है, मैं मेरे पेशेंट को कहता हूँ ये थोड़ा विवादास्पद है। मैं कहता हूँ फिर सीधा एमआरआई करो। और इसकी वजह क्या है?
क्योंकि हम लोग इमेजिंग क्यों कर रहे हैं हम्म, ज्यादातर लोगों में? कुछ लोगों में ऐसा कर रहे हैं कि बाबा क्रॉनिक है, 3 साल से चल रहा है, देखो कि क्या सर्जरी की जरूरत है क्या, मतलब अगर बिनाइन भी है तो कुछ बाबा ब्रैडिकुलाइटिस है, कुछ डिस्क हर्निएशन हो गया है, स्पाइनल स्टेनोसिस है, तो कुछ क्या बैक सर्जरी की जरूरत है, वो देखने के लिए कर सकते हैं इमेजिंग। लेकिन ज्यादातर केसेस में हम इमेजिंग मतलब एक्सरे इसलिए निकालते हैं कि बाबा कुछ सीरियस तो नहीं है। ओके, अभी कल्पना करो कि आपको पता करना है कि क्या कुछ सीरियस है, एक तो कुछ सीरियस है या क्रॉनिक है, तो उसके ऊपर सर्जरी करना है या नहीं, ये सोचने के लिए आप एक्सरे निकाल रहे हैं। ओके, ठीक है। हाँ, तो एक्सरे में तो सिर्फ बोन्स दिखते हैं, हाँ, उसमें सॉफ्ट टिश्यू, मसल, स्पाइनल कॉर्ड कुछ नहीं दिखता। तो ठीक कोई है। भी सर्जन हम्म, एमआरआई के बगैर आपको हाथ लगाने वाला नहीं है, हम्म, तो फिर एक्सरे क्यों कर रहे हो? अगर क्रॉनिक पेन है, सर्जरी के सोच रहे हो, और अगर आपको लग रहा है कुछ बुरा है, आपको रूल आउट करना है, तो आपने एक्सरे निकाल लिया। ओके, और एक्सरे में कुछ दिखा आपको, फ्रैक्चर है या स्पाइन का पोजीशन चेंज हो गया है, तो अगर एक्सरे अबनॉर्मल है, एक्सरे ठीक नहीं है, तो फिर आप एमआरआई करोगे कि कितना खराब है, कि सॉफ्ट टिश्यू पे कुछ प्रेशर है क्या। और अगर एक्सरे नॉर्मल है तो आप सोच रहे हो कि कुछ खराब है, इसलिए ये सोच के हमने कर रहे हैं। और अगर एक्सरे नॉर्मल है तो एक्सरे मिस भी कर सकता है, तो फिर एमआरआई करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक्सरे खराब है तो कितना खराब है देखने के लिए एमआरआई करो, और एक्सरे खराब नहीं है तो क्या मिस नहीं हो गया देखने के लिए एमआरआई करो। हाँ, तो फिर एक्सरे क्यों करो, सीधा एमआरआई करो। ये मेरी सोच है, मैं मेरे पेशेंट के साथ ऐसा बात करता हूँ। जो ठीक है। पेशेंट सोच रहे हैं बैक पेन के लिए करे कि न करे, वो खुद के डॉक्टर के साथ बात करके ये सोच ले। लेकिन क्या होता है ना, मतलब ज्यादातर ये यहाँ जैसे मैंने कहा कि काफी सारे अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल होगा, ये बहुत जी। कंफ्यूजिंग होता है कि स्पॉन्डाइ स्पॉन्डाइलोलाइटिस क्या है, स्पॉन्डिलोसिस क्या है, स्पाइनल स्टेनोसिस क्या है, रेडिकुलोपैथी क्या है। मतलब ये काफी सारी जो चीजें हैं जो स्पाइन से आती है, जिसकी वजह से आपको पीठ प्रॉब्लम हो में दर्द सकती है। होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है जी। उसमें ब्रेन का जो कंटिन्यूएशन होता है, ब्रेन से हाँ, निकल के, उसको हाँ, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। वो स्पाइन में नीचे तक जाता है, और हर लेवल पे उसमें रूट्स आते हैं, नर्व रूट्स, उनको रेडिकल्स बोलते हैं। वो अगर उसमें कुछ इन्फ्लेमेशन हुआ तो रेडिकुलोपैथी, रेडिकुलाइटिस ऐसा बोल सकते हैं। और फिर वो नर्व्स में बदल जाते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, दो दो जो हड्डियां होती है ना, रीढ़ की हड्डी हम लोग बोलते हैं। जॉइंट वाला। हाँ, मतलब रीढ़ मतलब वो जो पीठ का जो हाँ, हाँ, पीछे वर्टेब्रल जो। बॉडीज है ना, वो जो जॉइंट्स है ना, हाँ, वो दो हड्डियां एक के ऊपर बैठी होती है। तो कभी कभी क्या होता है, बचपन से आपको काइफोसिस, मतलब आप ऐसा थोड़ा आगे झुके हो, या स्कोलियोसिस, आप ऐसा थोड़ा इस तरह पे टेढ़े हो, तो वैसे अपने तो बहुत सारे लोग टेढ़े होते हैं, मतलब ये टेढ़ापन अलग है, तो ये शायद बचपन से हो सकता है, उससे थोड़े पेन हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, एक जो रीढ़ की हड्डी है वो आगे, वो एक लाइन में रहना चाहिए ना, उसको अलाइनमेंट में रहना चाहिए ना, तो कभी कभी वो आगे निकल जाती है, तो उसको एंटेरोलिस्थेसिस बोलते हैं, मतलब थोड़ा आगे चला गया, कभी कभी अच्छा। थोड़ा पीछे चला जाता है। तो आगे आगे या पीछे चला गया तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है। और जैसा हमारी उम्र बढ़ती है और नीज और हिप में आर्थराइटिस होता है, वैसा वर्टेब्रल बॉडीज में, स्पाइनल कॉर्ड के बोन्स में भी आर्थराइटिस हो सकता है। उसको स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, कुछ लोग उसको स्पॉन्डिलोसिस भी कहते हैं। तो स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस सब सेम चीज है। अच्छा। कि उम्र की वजह से आपको जो आर्थराइटिस हो रहा है बैक में, स्पाइनल स्टेनोसिस का मतलब क्या है कि आर्थराइटिस के वजह से या किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी जो बोन्स है उसमें थोड़ा इन्फ्लेमेशन की वजह से वो बोन का साइज थोड़ा बढ़ गया है,
जहाँ पे ऐसा कुछ इन्फ्लेमेटरी मटेरियल आ गया है। तो क्या होता है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड के बीचों बीच एक होल होता है, एक छेद होता है, जिसमें से वो स्पाइनल कॉर्ड जाता है। तो वो होल में ही इलीगल एनक्रोचमेंट चालू होता है। ज्यादा उम्र के लोगों में जब स्पाइनल स्टेनोसिस होता है, इसका मतलब वो स्पाइन का जगह कम हो चुका है, तब वो जो फाइबर्स पे उनको पेन आता है, उसकी वजह से उनको पैरों में क्लॉडिकेशन जैसे ही सिम्टम आते हैं, और जिसको हम लोग सूडो क्लॉडिकेशन कहते हैं, कि वो वैस्कुलर डिसीज नहीं है, वो बैक से आ रहा है। और पता कैसे चले कि वो थोड़ा चलने के बाद ठीक होता है। अगर वेसल का डिसीज है तो चलने के बाद और खराब होता है, और जो बैक से होता है वो चलने के बाद थोड़ा ठीक होता है, और बैठ के आगे झुकने से ठीक होता है। तो स्पाइनल स्टेनोसिस भी बहुत कॉमन है, लेकिन ये क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गया। तो उसमें कभी कभी क्या होता है, लोग ये भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सयाटिका। सयाटिका का क्या होता है कि एक हमारे पेल्विस में बोन होता है, उसका नाम होता है इश्कियम। तो वो इश्कियम के नजदीक से जो नर्व जाती है, उसको हमने कहना चाहा था इश्कियाटिक, लेकिन उसका वो मिसप्रोनाउंस हो के अभी हम सब लोग उसको सयाटिक कहते हैं। तो वो जो नर्व निकलता है बड़ा बैक से, तो उसके ऊपर प्रेशर आता है आर्थराइटिस या स्पाइनल स्टेनोसिस के वजह से। तो उस प्रेशर की वजह से जो पेन लेग में नीचे तक जा सकता है, एंकल तक जा सकता है, घुटनों तक जा सकता है, घुटनों के नीचे भी जा सकता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में जा सकता है। तो अगर उसको, तो कुछ लोग उसको सयाटिका बोलते हैं, कुछ स्पाइनल स्टेनोसिस बोलते हैं, कुछ लोग रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। इन सब का मतलब एक ही है कि स्पाइन के जॉइंट में थोड़ी गड़बड़ी है, उधर जगह कम पड़ रही है और नर्व्स पे प्रेशर आ रहा है। तो फिर अगर 3 महीने से ज्यादा चल रहा है तो कुछ डॉक्टर ये सोचते हैं कि क्या इमेजिंग करें, डिटेल एग्जाम होता है, और कभी कभी ये देखते हैं कि ये जो हमारा ब्लैडर होता है और जहां से मल विसर्जन होता है, रेक्टम, उसके जो नर्व फाइबर्स है वो भी स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं। तो क्या स्पाइनल कॉर्ड में बहुत, अगर स्पाइनल कॉर्ड को तकलीफ हुई है और स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत प्रेशर आया है, तो क्या ब्लैडर और बावल पे भी प्रेशर आएगा। और ये तो बड़ा सिम्टम है कि कुछ खराब चल रहा है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोगों को जैसे उम्र बढ़ती है तो प्रोस्टेट का भी शिकायत होती है ना, तो कभी कभी प्रोस्टेट की वजह से भी थोड़ा यूरिन में दिक्कत हो सकती है। तो यूरिन का जो, ब्लैडर का जो प्रॉब्लम है वो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से आता है। कभी कभी क्या होता है ना, वर्टेब्रल फ्रैक्चर होता है, मतलब जिसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। उम्र के साथ ना हमारा जो हड्डियां होती है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसका जो कैल्शियम होता है वो कम होता है, उसकी वजह से उनमें थोड़ी झिझन होती है। तो हम लोग उसको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया ऐसे बोल देते हैं। तो वो बोन जो कमजोर है, हड्डियां जो कमजोर है, वो टूट सकती है। तो रीढ़ की हड्डी, वर्टेब्रल बॉडीज वो एकदम स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो इतना कैल्शियम, विटामिन डी, अभी विटामिन डी ना भी बहुत कम हो रहा है लोगों में, पता नहीं क्यों। पहले भारत में नहीं होता था, क्योंकि इतना सूर्य का प्रकाश इतना होता है, और हमने विटामिन पे भी शो किया था और कहा था कि ऐसे इधर उधर के उटपटांग विटामिन मत खाओ। लेकिन विटामिन डी अभी जो रेगुलर ब्लड वर्क करते हैं 3 साल में एक बार, तो उसमें देखना चाहिए कि विटामिन डी क्या है। तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो कभी कभी अगर वर्टेब्रल बॉडी में इतना कमजोर हो गया हो तो वो टूट सकता है, और उसका वर्टेब्रल फ्रैक्चर हुआ, वो ज्यादातर बूढ़ों में होता है, और वो वर्टेब्रल फ्रैक्चर हो गया तो वो फ्रैक्चर स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव ला सकता है। कभी कभी तो पेशेंट को पता भी नहीं होता कि इंजरी कब हुई और कैसा टूटा। कभी छींक लिया जोर से या खांस लिया तो भी वर्टेब्रल फ्रैक्चर हो सकता है। एक सवाल है कि क्या ये जो बैक पेन होता है, इस वजह गैस की वजह से भी हो सकता है? मतलब जैसा हमने कहा कि अगर पेन बैक में है तो कभी कभी बैक का पेन बैक से आता है, कभी कभी जिसको हम लोग रिफर्ड पेन बोलते हैं
वो रिफर्ड होता है। तो प्रॉब्लम अगर यूरिन में है, किडनी में है, कोलन में है तो भी हो सकता है। लेकिन गैस पेन की वजह से बैक पेन होना थोड़ा रेयर है, इतनी बार नहीं होता। तो सर दूसरी चीज ये बात कर लें कि इसकी आखिर सॉल्यूशन क्या है। हमने तो प्रॉब्लम पे बात कर ली कि क्यों होता है, कारण क्या है, ऐसे ऐसे सफर लोग करते हैं। सॉल्यूशन पहला ये देखना चाहिए कि कुछ सीरियस नहीं है ना, ये पहला देखो। कितना दिन रह रहा है ये देखो। 3 महीने के बाद रह रहा है क्या ये देखो। अगर कुछ ज़्यादा सिम्पटम्स है तो इमेजिंग करने की सोच सकते हैं, वरना इमेजिंग की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी आके चला जाता है। कभी-कभी क्या होता है कि आपका सिंपल चीज़ें आप करके देख सकते हो, एकदम बहुत ही सिंपल। कॉमन दवा है ये, प्रोपीन हाँ, ले लेते कुछ हैं। लोग डो लेकिन डॉक्टर के साथ बात करो और ऐसा नहीं है कि मास्क करो कि कुछ सिम्पटम्स गंभीर है और आप गंभीर सिम्पटम को सिर्फ मतलब आपका फायर अलार्म बज रहा है और आप ये सिर्फ सोच रहे हैं कि फायर अलार्म बंद कैसा करें। तो फायर अलार्म क्यों बज रहा है वो भी देखना पड़ता है ना। कभी-कभी जिसको हम लोग मसाज कहते हैं, लेकिन वो मसाज भी सोच समझ के करना पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि नर्व के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना डाल दे। कुछ लोग वो स्पाइन एडजस्ट करते हैं, वो अमेरिका में ज्यादा होता है जिसको कायरोप्रैक्टर कहते हैं। अभी थोड़ा इंडिया में भी आने लगा है। तो वो लोग कुछ लोग मालिश करते हैं, कुछ लोग हॉट वाटर लेते हैं, मतलब हॉट वाटर की बैग से उधर थोड़ा हीट दिया तो थोड़ा सेकना कहते हैं। कुछ लोग वो करते हैं तो उसकी वजह से उनको फायदा हो सकता है। कुछ लोग ऐसा अलग तरह से, मतलब अगर आपको सामने नर्व में दर्द है तो ऐसा क्रॉस लेग के ऊपर डाल के बैठ सकते हैं। कुछ फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइज, वो स्ट्रेंथनिंग ऑफ जिसको कोर मसल्स कहते हैं वो आप कर सकते हो। तो ऐसी चीजें लोग कर सकते हैं डॉक्टर के साथ बात करने की। मतलब ऐसा कुछ मोटरिन खा लिया, कुछ डोलो खा लिया, वो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, पेन कम करने के लिए। लेकिन अगर क्रॉनिक बैक पेन है जो स्पाइनल कॉर्ड की, मतलब स्पॉन्डिलोलिसिस, स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से है, कुछ महीने तक, कुछ साल तक चल रहा है, तो सर्जरी कब करें, इंजेक्शन कब करें। तो इंजेक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। एक जिसको हम लोग ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन बोलते हैं, वो मसल्स में देते हैं। और कभी-कभी जिसको हम लोग एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन बोलते हैं, वो सीधा स्पाइनल कॉर्ड के नजदीक लगता है, कॉर्टिसोन का शॉट। वो टिपिकली हम लोग अस्पताल में करते हैं रेडियोलॉजी गाइडेंस के नीचे, ना कि हमें पता चले कि नीडल कहाँ पे जा रही है। तो वो शॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा जनरली मेरे पेशेंट को एडवाइस ये होता है कि अगर आप सर्जरी अवॉइड कर सकते हो तो कर लो। मतलब ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, लेकिन कुछ पेशेंट सर्जरी से ठीक होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम वैसा चालू ही होता है। और दूसरा क्या होता है, एक स्पाइनल स्टिमुलेटर करके आता है, बहुत उनको पेन है उन लोगों के लिए। तो वो स्पाइनल स्टिमुलेटर मतलब ऐसा पेसमेकर जैसा होता है, वो पीठ में डालते हैं और वो स्टिमुलेट करके नर्व का प्रेशर कम कर देता है। तो वो भी मेरे ख्याल से इतना नहीं चलता। तो स्पाइनल स्टिमुलेटर भी अमेरिका में काफी। और क्या होता है ना, अभी जिन लोगों को बैक पेन है, सीरियस नहीं है, लेकिन चालू है, महीने से चालू है, ठीक नहीं होता है, वो लोग बहुत परेशान होते हैं। तो मतलब उनका पूरा लाइफ में खिलवाड़ होता है उस पेन की वजह से। तो फिर इंडिया में तो ज्यादा लोग पेन पिल खाते नहीं उसके बारे में, लेकिन यूएस में ऐसा बहुत होता है। स्पाइनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं कि एक दिन में ठीक कर लेंगे, आपका डिस्क का ये साइज कर लेंगे, ये बाहर से आपको लेजर दे देंगे, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन, ये काफी चीजें ऐसी मार्केट में आती है। लेकिन वो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, अगर करना है या नहीं करना है। लेकिन जैसा मैंने कहा, बहुत कम लोगों को गंभीर बीमारी होती है और बहुत कम लोगों को मामूली स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से बहुत ही दर्द होता है। और वो क्या होता है ना, वो लोग सह भी नहीं सकते और कह भी नहीं सकते, क्योंकि उनको देख के पता नहीं चलता, उनका मुंह देख के पता नहीं चलता कि उनके पीठ में इतना दर्द हो रहा है। तो उनके साथ ज्यादा हमदर्दी बतानी जरूरी है, क्योंकि 10-15% लोगों में साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से भी वो दर्द और बढ़ जाता है। तो हमारी कोशिश ये रहे कि उनकी नींद जितनी कम होने सहायता की वजह से भी होता होगा। क्या होगा,
नींद कम अगर लेते हैं तो भी ये हो सकती है प्रॉब्लम फिर? हो सकती है, लेकिन ऐसा क्रॉनिक पेन सिर्फ नींद की वजह से नहीं होती, उल्टा होता है कि पीठ में दर्द है, इसकी वजह से लोग सो नहीं पाते। और एक वंशानुगत भी होता है क्या सर, जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आ जाए? अगर आपके फैमिली में किसी को है तो आप में आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं नहीं, उसमें वो होता तो है? वो रेयर डिसीजेस है, रोमैटिक डिसीज है ऐसे, जिसको हम हाँ, लोग एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या HLA-B27 रिलेटेड डिसीज कहते हैं, उनमें हाँ। हो सकता है। लेकिन ये बाकी स्पाइनल स्टेनोसिस वगैरह उसमें आनुवंशिक नहीं है। आप आपके बाकी बाकी सब चीजों में आप अपने माँ बाप को इल्जाम दे सकते हो, लेकिन इस चीज में नहीं। अच्छा। तो और ये सेम चीजें सर, जितनी चीज आपने बताया, ये सेम महिला पुरुष दोनों में लागू होता है या महिलाओं के लिए कुछ ऐड ऑन होता है, मतलब अलग से नहीं कुछ? नहीं, देखो महिलाओं का एनाटॉमी अलग होता है, यूट्रस होता है, हाँ। उनको बेबीज होते हैं, उस टाइम पे स्ट्रेस होता है, लेकिन ये ये एडवाइस दोनों के लिए सेम है। सर एक अंत में एक सवाल लेते हैं। एक जो हमारे कलीग हैं वो भेज रहे हैं कि सर से पूछ लो कि जब हमारे बैक में पेन होता है तो हमारे लेफ्ट साइड के जो पीठ है, पीठ के ऊपर वाला हिस्सा बाह के पास जो होता है, उसमें भी दर्द होने लगते हैं बैक पेन में। और फिर मेरा साइड में तो हिप में तो दर्द होता ही है। मतलब पूरी बॉडी बैक पेन से ऐसा लगता है जैसे हमारे लेफ्ट राइट पूरा दर्द होने लगता है, हाथ के पास वाला जो पीछे के पार्ट होते हैं हाथ के पास, वो वाला। देखो, एकदम सिंपल चीज है ना, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलते हैं वो इकट्ठा हुए तो उनको रेडिकल बोलते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ तो रेडिकुलोपैथी। वो जब स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं तो नर्व्स हो जाते हैं, लाइक जैसे कि सायाटिक नर्व। तो स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा प्रेशर आ रहा है वो नर्व के ऊपर, तो नर्व दो तरह के होते हैं, मोटर और सेंसरी। मोटर जिसमें मसल होता है, उसके वजह से वीकनेस या स्पाज्म हो सकता है। सेंसरी मतलब जो आपको संवेदना पहुंचाती है। तो अगर आपको पैरों में कुछ अगर अलग है, कुछ दर्द है, कुछ उधर गरम, आपका गरम चाय का प्याला आपके पैर के ऊपर गिर गया, तो आपका लेग आपके ब्रेन को बताएगा कि अरे इधर गरम चाय है, जरा पैर हटा दो उधर से। तो क्या होता है, ये नर्व को जब इन्फ्लेमेशन होता है या उसके ऊपर प्रेशर आता है, तो वो नर्व ऐसे कंफ्यूज सिग्नल भेजने लगती है ब्रेन को। जब गर्म चाय का प्याला है भी नहीं, तो वो ब्रेन को संदेश भेजती है कि पैर में ऐसा कुछ गर्म लग रहा है। जैसे कुछ लोगों को होता है ना, पैरों में अचानक गर्मी महसूस होती है या झुनझुनी आती है, तो वो सब कंफ्यूजन की वजह से, क्योंकि वो नर्व के ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो और सर वैसे तो हम कभी मेडिसिन के बारे में शो में सजेस्ट नहीं करते लोगों को, लेकिन अगर इमरजेंसी में कभी ऐसा हो कि मेडिसिन अगर लेना पड़े, तो कोई ऐसा मेडिसिन कॉमन है जो दर्द को तुरंत आराम दे सके? मतलब जैसा मैंने कहा कि डोलो और ब्रूफेन आप खा सकते हो, लेकिन ये जरूर समझ ले कि अगर आपको दर्द है तो उसको दर्द मिटाना ये अपना गोल नहीं है। दर्द की वजह को मिटाना ये अपना गोल है, मेडिसिन में भी और लाइफ में भी। आज जो इस सप्ताह में हमने आपके लिए इस हफ्ते लेके आए थे, जो बैक पेन को लेकर, उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो पसंद आई होगी, और आई हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। आपके पास कोई अगर ऐसे समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिए, हम कोशिश करेंगे। हाँ, उसमें हैशटैग जरूर लगाइएगा, वरना बहुत सारे जब हमारे पास सवाल आ जाते हैं तो हम ले नहीं पाते। तो हैशटैग डॉक्टर साहब ये जरूर लगाइए, हैशटैग डॉक्टर साहब न्यूज तक ये भी जरूर लगाइए, ताकि एक बार सर्च में आपका सवाल आ जाए और हम डॉक्टर रवि सर से आपसे सवाल पूछ सके। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नए अगले सप्ताह में एक नई शो लेकर आएंगे, जो नए एपिसोड में नए टॉपिक। तब तक इजाजत दीजिए डॉक्टर रवि सर और मुझे। नमस्कार, देखते रहिए न्यूज तक।